नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी वायर में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्यावरण शिक्षा शास्त्र के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न और ऐसे ही प्रश्नों को वीडियोस में शामिल किया जा रहा है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है और जिस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न आते हैं उसी प्रकार से हमने प्रश्नों को यहाँ पर लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सारे के सारे वीडियो देखिए और चलिए बात करते हैं हमारे सेशन के पहले प्रश्न की। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रश्न नंबर 1। शिक्षक जितना प्रेरणादायक होगा छात्र उतनी ही अधिक रुचि से सीखेंगे। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह ऐसी शिक्षण विधि का चयन करे जो छात्रों को देखने के लिए प्रेरित करे। मतलब शिक्षक जितना प्रेरणादायक होगा छात्र उतनी ही अधिक रुचि से सीखेगा। ठीक है, अतः शिक्षक को ऐसा होना चाहिए कि ऐसी शिक्षण विधि का उपयोग करना चाहिए जिससे छात्र देखने के लिए प्रेरित हो, यानी कि छात्र देखने के लिए प्रेरित करें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर उपरोक्त में से क्या निष्कर्ष निकला, यानी कि इस स्टेटमेंट का क्या निष्कर्ष निकला है वो हमें बताना है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा सभी ऑप्शंस पर हम बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, प्रेरणा पर आधारित शिक्षण विधि शिक्षण संबंधी समस्याओं को दूर करने में सहायक। प्रेरणा के माध्यम से छात्रों को आपस में लड़ना सिखाया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, प्रेरणा पर आधारित शिक्षण विधि शिक्षण में समस्याएं पैदा करने में सहायक होती है। और ऑप्शन नंबर डी, सभी शिक्षण विधियां प्रेरणा पर आधारित है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर हम अगर हमारे आंसर की बात करेंगे, मतलब हम ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो थोड़ा सा डरिएगा मत, तो इसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं हम। और अधिकतर पेडागोजी में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मतलब 3 से 4 लाइन के क्वेश्चन आते हैं, हमें उन्हें पढ़ना है और समझना है। ठीक है, बहुत सिंपल से एक लाइन के क्वेश्चन नहीं आते हैं पेडागोजी में, 3 से 4 लाइन के आते। कभी कभी तो सीडीपी में 4 से 5 लाइन के क्वेश्चन आते हैं। तो हमें क्या करना है, वहां पर हमें एक एक शब्दों को ध्यान से पढ़ना है और जो अर्थ निकल रहा है उस अर्थ से रिलेट करके हमें ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो है, शिक्षक जितना प्रेरणादायक होगा छात्र उतना ही अधिक रुचि से सीखेगा। ठीक है, तो शिक्षक को चाहिए कि वह ऐसी शिक्षण विधि का चयन करे जो छात्रों को देखने के लिए प्रेरित करे। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था कि ये तो नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो नेगेटिव स्टेटमेंट तो हमारा आंसर होगा ही नहीं। मतलब प्रेरणा के माध्यम से छात्रों को आपस में लड़ना सिखाया जाना, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, और प्रेरणा पर आधारित शिक्षण विधि शिक्षण में समस्याएं पैदा करने में सहायक होती है, तो ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट है। और सभी शिक्षण विधियां प्रेरणा पर आधारित है, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो अत्यधिक इफेक्टेड है। यहाँ पर मतलब सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो आंसर है वही है, प्रेरणा पर आधारित शिक्षण विधि शिक्षण संबंधी समस्याओं को दूर करने में सहायक होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये प्रश्न अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक बार इसे फिर से पढ़ लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। ठीक है, टोली शिक्षण में, ठीक है, टोली शिक्षण में बाहर के विशेषज्ञों का सहयोग नहीं लिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, कक्षा शिक्षण सामूहिक दायित्व होता है। कक्षा को एक ही शिक्षक पढ़ाता है। अनुदेशन एवं नियोजित तथा व्यवस्थित नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि टोली शिक्षण ग्रुप जो मतलब जैसे ग्रुप में पढ़ाते हैं टीचर्स का होता है ये टोली शिक्षण। ठीक है, टोली शिक्षण टीचर्स का होता है, बच्चों का नहीं होता है। ठीक है, तो बच्चों का होता है समूह चर्चा। ठीक है, या समूह चर्चा या सामूहिक अध्ययन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोली शिक्षण में बाहर के विशेषज्ञों का सहयोग नहीं लिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, कक्षा शिक्षण सामूहिक दायित्व होता है। कक्षा को एक ही शिक्षक पढ़ाता है, नहीं। टोली शिक्षण यानी कि हम सभी के सभी जितने भी हमारे ग्रुप में हैं, जितने भी सब्जेक्ट टीचर है या जो भी हमारे ग्रुप में सभी के सभी पढ़ाएंगे। ठीक है, अनुदेशन एवं नियोजित या तथा व्यवस्थित नहीं होता है इसमें भी। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा आंसर और ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कक्षा शिक्षण का क्या होता है मित्रों, सामूहिक दायित्व होता है, सभी का दायित्व होता है टोली शिक्षण में कक्षा शिक्षण का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे अब अगले प्रश्न की। तो ये हमारा अगला प्रश्न नंबर 3। ठीक है, बालक को कम से कम बताने तथा उन्हें स्वयं अधिक से अधिक खोज करने के लिए प्रेरित करना किस विधि का एक महत्व है। ठीक है, बालक को कम से कम बताया जाए और उन्हें स्वयं खुद अधिक से अधिक खोज करने के लिए प्रेरित करना किस विधि का एक प्रमुख महत्व है, वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए, आकलन विधि। ऑप्शन नंबर बी, प्रयोगशाला विधि। ऑप्शन नंबर सी, खोज विधि। ऑप्शन नंबर डी, इन सभी का।
ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो आंसर होगा कि हम बालक को कम से कम बताएं, ठीक है, कम से कम बताएं और उन्हें स्वयं अधिक से अधिक खोज करने के लिए प्रेरित करें। तो ये जो महत्व है वो है हमारी खोज विधि का, ठीक है, क्या है महत्व, ये जो है हमारा खोज विधि का है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा मित्रों, सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन की अनुदेशनात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन के अनुदेशनात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऐसा हिस्सा है जो पर्यावरण अध्ययन की अनुदेशनात्मक प्रक्रिया का नहीं होना चाहिए, ठीक है मित्रों। तो हम यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं हमारे ओके, तो यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे प्रश्न नंबर 4 के आंसर की, मतलब सभी ऑप्शन पर विचार करते हैं वन बाय वन। तथ्यों का श्रुतलेख, ऑप्शन नंबर बी क्रियान्वयन, ऑप्शन नंबर सी प्रतिपुष्टि, ऑप्शन नंबर डी योजना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हमारा आंसर होगा मित्रों तथ्यों का श्रुतलेखन, ठीक है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन की अनुदेशनात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए। क्रियान्वयन भी होना चाहिए, प्रतिपुष्टि तंत्र भी होना चाहिए, योजना भी होना चाहिए। क्रियान्वयन यानी कि हमारा प्रेजेंटेशन, ठीक है। प्रतिपुष्टि यानी कि लास्ट में जो हम फीडबैक निकालते हैं वो, ठीक है। योजना यानी कि हमारी प्लानिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो पर्यावरण अध्ययन के अनुदेशनात्मक प्रक्रिया का हिस्सा होना ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन तथ्यों का श्रुतलेख जरूरी नहीं है, ठीक है। तथ्यों का श्रुतलेख जरूरी नहीं है, ये लैंग्वेज वाला पोर्शन है, मतलब हम जो भाषा पढ़ते हैं उसमें श्रुतलेख लिखाया जाता है। तो यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन में इसका अनुदेशनात्मक जो है प्रक्रिया का हिस्सा ये नहीं है, ठीक है मित्रों। तो ये हो गया हमारा आंसर। बात करेंगे अब अगले प्रश्न की। तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, ठीक है। संसाधन प्रकरण पर पाठ्य योजना बनाते समय आपका पहला सोपान क्या होगा, ठीक है। संसाधन प्रकरण पर पाठ्य योजना बनाते समय आपका पहला सोपान क्या होगा। और हाँ मित्रों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी सलाह दूंगी कि जो हमारे डीएलएड में, जो बीएड में हमें लेसन प्लान बनाना सिखाया है, ठीक है, मतलब जो हमने लेसन प्लान बनाना सीखा है उसमें 10 से 12 पॉइंट होते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो प्रस्तावना होता है, ठीक है। प्रस्तावना होता है, मतलब पहला जो पॉइंट होता है, मतलब पहला जो होता है वो सामान्य जानकारी होता है, ठीक है। सामान्य जानकारी में शिक्षक की जानकारी होती है। उसके बाद में प्रस्तावना यानी कि जो अपेक्षित दक्षताएं होती है, अपेक्षित दक्षताएं, प्रवेशीय क्षमताएं, इस टाइप के उसमें 10 से 12 क्या होते हैं, बिंदु होते हैं, ठीक है। जैसे सामान्य जानकारी, अपेक्षित दक्षताएं, प्रवेशित क्षमताएं, उसके बाद में प्रस्तावना आता है, उसके बाद में हमारा उद्देश्य कथन आता है। तो यहाँ पर मित्रों आप एक बात मेरी बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि आप एक बार ना किसी भी टॉपिक की एक पाठ्य योजना बिल्कुल पढ़ के जाइएगा, क्योंकि पाठ्य योजना से कम एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, गारंटीड है, ठीक है। क्योंकि जब मैंने वर्ग 2 का एग्जाम दिया था उसमें भी पाठ्य योजना से रिलेटेड एक प्रश्न आया ही आया था। सीटेट में भी मैंने जब फर्स्ट पेपर दिया, सेकेंड पेपर दिया, उसमें भी लेसन प्लान से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। मतलब हमसे ये पूछा जाता है कि अगर हमें किसी भी टॉपिक पर पाठ्य योजना बनाना है तो उसके मूल्यांकन में क्या हम ये प्रश्न दें, उसके गृह कार्य में ये प्रश्न दें, या कुछ भी प्रस्तुतिकरण से रिलेटेड आ जाएगा, है ना, कठिन शब्द से रिलेटेड आ जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और अगर नहीं भी आएगा तो ये जो है ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं से एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है मित्रों। तो प्लीज़ आप एक काम की, मतलब एक ये बात याद रखिएगा कि एक किसी भी टॉपिक की आप पाठ्य योजना और उसके जो सारे बिंदु है, ठीक है, उसके सारे बिंदु जो है क्रम के अनुसार, जैसे पहला जो होता है हमारा, हम सबसे पहले सामान्य जानकारी लिखते हैं हम, ठीक है, जिसमें हम हमारी खुद की जानकारी लिखते हैं। उसके बाद में सामान्य जानकारी में सारी चीज़ें आ जाएंगी, कालखंड कौन सा चल रहा है, विषय कौन सा चल रहा है, प्रकरण कौन सा चल रहा है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद में जैसे अपेक्षित दक्षताएं मतलब हम उस पाठ से बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं। प्रवेशी क्षमताएं, बच्चों को पहले से क्या आता है, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम प्रस्तावना निकालेंगे। प्रस्तावना मतलब हमारा जो भी टॉपिक है उसके क्वेश्चन बच्चों से निकलवाएंगे, या प्रस्तावना यानी कि बच्चों का दिमाग उस टॉपिक पर लाना है हमको, तो ये हो गया हमारा प्रस्तावना। तो मित्र यहाँ पर मेरा ये इतना सारा डिस्कशन करने का एक ही उद्देश्य है कि आप प्लीज़ एक पाठ्य योजना को जरूर पढ़कर जाइएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न, संसाधन प्रकरण पर पाठ्य योजना बनाते समय आपका पहला सोपान क्या होगा, ठीक है।
पहला सोपान, सोपान यानी होता है मित्रों चरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए प्रकरण को कई बार पढ़ना। ऑप्शन नंबर बी उद्देश्यों का निर्धारण। ऑप्शन नंबर सी शिक्षण सामग्रियों का चयन। ऑप्शन नंबर डी प्रस्तावना से जुड़े सवाल तैयार करना। देखिए यहाँ पर अगर आपने एक पाठ योजना पढ़ी है तो आपको बिल्कुल पता हो जाएगा कि सबसे पहले हमें क्या करना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो हमको सामान्य जानकारी लिखना होता है, ये तो मैंने आपको बताया, लेकिन सामान्य जानकारी का यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है मित्रों। तो आप तो उसे भूल जाइए कि सामान्य जानकारी हमें यहाँ पर टिक करना है, ठीक है। अब हमने बताया था आपको, मैंने अभी अभी बताया था कि हमें सामान्य जानकारी के बाद में क्या बताना है कि उद्देश्य, अपेक्षित दक्षताएं। अपेक्षाएं का मतलब क्या होता है मित्रों? उद्देश्य मतलब हम क्या अपेक्षा रख रहे हैं बच्चों से, क्या उद्देश्य हमारा बच्चों को सिखाने का, तो ये हो गया हमारा एक प्रकार का, ठीक है। यहाँ पर अपेक्षित दक्षताएं यानी कि हमारा आंसर जो होगा उद्देश्य का निर्धारण। सबसे पहले अगर हम पाठ योजना बना रहे हैं, किसी भी पाठ को पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा कि उद्देश्यों का निर्धारण हमें सबसे पहले करना पड़ेगा, ठीक है मित्रों। तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्लीज आप याद रखिएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण है सूक्ष्म शिक्षण है यानी माइक्रो टीचिंग के बारे में पूछा गया है। जो माइक्रो टीचिंग होती है हमारी इंटर्नशिप जो होती है, ठीक है। इंटर्नशिप जो होती है इंटर्नशिप से रिलेटेड भी है। और जैसे अगर हमने डीएलएड किया है तो आप लोगों को डेमो क्लासेस जो होती है, जैसे कि डेमो क्लासेस यानी कि मतलब क्लास में ही डेमो दिया जाता है, ठीक। हाँ, तो यहाँ पर प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 6, ठीक है। ओके, प्रश्न नंबर 6 सूक्ष्म शिक्षण है, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 सूक्ष्म शिक्षण है यानी कि माइक्रो टीचिंग की बात इन्होंने यहाँ पर की है मित्रों, माइक्रो टीचिंग, ठीक है। जब हम डीएलएड करते हैं, जब हम बीएड करते हैं तो हमें माइक्रो टीचिंग करना पड़ता है, ठीक है। जो 40 दिन की होती है, 40 दिन की होती है। और किसी किसी कॉलेज में मतलब हमें कॉलेज स्तर पर भी डेमो क्लासेस देना पड़ता है, ठीक है। तो जो माइक्रो टीचिंग है वो क्या है वो हमें बताना है, मतलब यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थियों के सूक्ष्म व्यवहारों का अवलोकन करते हुए पढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी शिक्षण अभ्यास आयोजित करना। ऑप्शन नंबर सी छोटे समूह में विद्यार्थियों को पढ़ाना। ऑप्शन नंबर डी विद्यालय में विद्यार्थियों की नित्यचर्या का सूक्ष्म प्रबंधन, ठीक है मित्रों। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर कुल मिला के जो आंसर होगा वो हो जाएगा शिक्षण अभ्यास आयोजित करना। एक प्रकार से ये हमारी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। अगर हम डीएलएड कर रहे हैं, अगर हम शिक्षक बनने के इच्छुक है तो हम डीएलएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, तो वहाँ पर माइक्रो टीचिंग हर लेवल पर होती है, ठीक है। माइक्रो टीचिंग है, उसका जो मुख्य उद्देश्य वही है कि आप लोगों को टीचिंग की प्रैक्टिस कराई जाए, आप लोगों को एक प्रकार की ट्रेनिंग दी जाए, ठीक है। तो शिक्षण अभ्यास आयोजित करना ही क्या है, सूक्ष्म शिक्षण है, ठीक है मित्रों। तो ये भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 की अगर बात करें, जिस विधि में छात्र व अध्यापक विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह विधि क्या कहलाती है, ठीक है। जिस विधि में छात्र व अध्यापक विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह विधि कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी प्रयोजना विधि। ऑप्शन नंबर बी विचार विमर्श विधि। ऑप्शन नंबर सी निगमन विधि। ऑप्शन नंबर डी प्रश्नोत्तर विधि, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो छात्र और अध्यापक विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं वो कौन सी विधि होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी विचार विमर्श विधि। विचार विमर्श विधि में क्या किया जाता है कि छात्र और अध्यापक दोनों क्या करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है मित्रों। तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे अब अगले प्रश्न की। ओके, ये हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8। जिस सिद्धांत विधि में विशेषज्ञों तथा घटनाओं के निरीक्षण तथा विश्लेषण द्वारा सामान्य नियमों अथवा सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा घुमाकर प्रश्न दिया है तो हमें यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है मित्रों, शब्दों को समझो, बिल्कुल सही एक्यूरेट आंसर पर ही आप टिक लगाओगे। और पेडागोजी का एक सबसे अच्छा नियम सॉल्व करने का और सबसे सही नियम यही है कि आप शब्दों के पीछे जो अर्थ है उसे समझना पड़ेगा हमें, ठीक है। जिस सिद्धांत विधि में विशेषज्ञों तथा घटनाओं के निरीक्षण तथा विश्लेषण द्वारा सामान्य नियमों अथवा सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। सामान्य नियम और सिद्धांतों का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। सामान्य नियम और सिद्धांत का क्या कर रहे हैं मित्रों, निर्माण कर रहे हैं, ठीक है।
तो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए परियोजना विधि, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आगमन विधि, ऑप्शन नंबर सी निगमन विधि, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। देखिए बहुत ही घुमाया हुआ क्वेश्चन है ये, तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि हमें शब्दों को ऐसे समझना है। सामान्य नियमों और सिद्धांतों का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है, मतलब बनाए जा रहे हैं नियम, ठीक है, पहले से नियम नहीं दिए हुए, बनाए जा रहे हैं, यानी कि सबसे पहले उदाहरण दिया जाएगा, फिर उससे क्या बनाए जा रहे हैं मित्रों? नियम बनाए जा रहे हैं, ठीक है, उससे उसके बाद क्या बनाए जा रहे हैं? उदाहरण पहले दिए जा रहे हैं, फिर नियम बनाए जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर कौन सी विधि हो जाएगी मित्रों? आगमन विधि, ठीक है, मतलब हमने इसके पहले 2 से 4 बार मैंने आप लोगों को बताया है कि आगमन विधि में सबसे पहले उदाहरण बताया जाता है, फिर हम नियम निकलवाते हैं बच्चों से, ठीक है, और निगमन विधि में सबसे पहले नियम बताया जाता है और ठीक है, नियम बताया जाता है और फिर उदाहरण वो मतलब बच्चों से निकालते हैं, ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, आगमन विधि। इसमें नियमों और सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। प्रोजेक्ट मेथड से तो कहीं से कहीं तक नियमों और इसका निर्माण किया जाता है, ये तो कहीं से कहीं तक इससे रिलेटेड नहीं है मित्रों, ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। ओके, ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की आगमन विधि का लाभ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की आगमन विधि का लाभ नहीं है? आगमन विधि उदाहरण से नियम, प्लीज याद रखिएगा, विशिष्ट से सामान्य, ओके, उदाहरण से नियम, विशिष्ट से सामान्य, ओके। ऑप्शन नंबर ए, इस विधि में बालक उदाहरणों का विश्लेषण करते हुए सामान्य नियम स्वयं निकाल लेता है, उनका मानसिक विकास सरलता पूर्वक हो जाता है, ठीक है। इस विधि में बालक उदाहरणों का विश्लेषण करते हुए सामान्य नियम स्वयं ही निकाल लेगा। लाभ नहीं है पूछा गया, मतलब ये लाभ है हमारा, ठीक है, तो और सरलता पूर्वक उसका जो मानसिक विकास होता है वो हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, इस विधि द्वारा सीखने में शक्ति तथा समय दोनों अधिक लगते हैं। ऑप्शन नंबर सी, आगमन विधि में ज्ञान प्राप्त करते हुए बालक को सीखने के प्रत्येक स्तर को पार करना पड़ता है, इससे शिक्षण प्रभावशाली बन जाता है और यह विधि शिक्षण की एक मनोवैज्ञानिक विधि है। तो मित्रों यहाँ पर महत्व नहीं है पूछा गया, यानी कि ये वाला जो है ये महत्व नहीं है, क्योंकि ये महत्व भी है, ये महत्व भी है, ये महत्व भी है, परंतु ये वाला महत्व नहीं है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब प्लीज सभी ऑप्शंस को बहुत अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, इजी है, कुछ नहीं रहता है, बस आप लोग प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए, समझिए, आंसर बिल्कुल हमारे सही के सही होते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर, ये है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, ठीक है। ओके, शिक्षण की खालिस्तान उस विधि को कहते हैं जिसमें सामान्य से विशिष्ट अथवा सामान्य नियम से विशिष्ट उदाहरण की ओर बढ़ा जाता है। देखिए यहाँ पर भी हमें शब्दों को समझना है मित्रों, कुछ भी नहीं है, बस शब्दों को समझना है, ओके। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा मित्रों, शिक्षण की खालिस्तान उस विधि को कहते हैं जिसमें सामान्य से विशिष्ट, ठीक है, सामान्य से विशिष्ट और सामान्य नियम से उदाहरण, ठीक है, एक बात पकड़िए, यहाँ पर नियम से उदाहरण बोला इन्होंने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए निगमन विधि, ऑप्शन नंबर बी परियोजना विधि, ऑप्शन नंबर सी आगमन विधि, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है मित्रों। तो नियम से उदाहरण की ओर बढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर कौन सी विधि हो जाएगी? निगमन विधि हो जाएगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि नियम से उदाहरण निगमन विधि, सामान्य से विशिष्ट निगमन विधि, लेकिन आगमन विधि जो होगी वो उदाहरण से नियम, ओके। प्लीज़ आप, मैं ये जो बार बार एक्सप्लेन कर रही हूँ ये आप लोगों को रिकॉल करवाने के लिए करती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और आगमन विधि उदाहरण से नियम, यानी कि विशिष्ट से सामान्य, ओके, तो आप यहाँ पर याद रखिएगा। और निगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट और नियम से उदाहरण, ठीक है मित्रों। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओके, ऑप्शन नंबर ए निगमन विधि। शिक्षण की निगमन विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें सामान्य से विशिष्ट अथवा सामान्य नियम से विशिष्ट उदाहरण की ओर बढ़ा जाता है, ठीक है मित्रों। ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11वां, ठीक है। ओके, थोड़े से बड़े प्रश्न हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की निगमन विधि का दोष नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की निगमन विधि का दोष नहीं है? मतलब 3 दोष है इसमें और एक है कोई ऐसा स्टेटमेंट जो दोष नहीं है, ठीक है। तो हमें बात करते हैं हमारे ऑप्शंस पर, ठीक है। यह विधि नियम अथवा सिद्धांतों को बलपूर्वक रखने के लिए बाध्य करती है, परिणाम स्वरूप बालक पाठ में कोई रुचि नहीं लेता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, इस विधि के द्वारा कक्षा के सभी बालक को एक ही समय में पढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी सी,
इस विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर अर्थात अमूर्त से मूर्त की ओर चलना पड़ता है। और इस दृष्टि से यह विधि शिक्षण की अमनोवैज्ञानिक विधि है और इस विधि से बालक को अपने निजी प्रयासों के द्वारा ज्ञान को खोजने का कोई अवसर नहीं मिलता। इससे उनकी मानसिक दासता विकसित नहीं होती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमें दोष नहीं है बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक दोष है, मतलब एक दोष नहीं है। इस विधि के द्वारा कक्षा के सभी बालक को एक समय में ही पढ़ाया जा सकता है, ये इसका महत्व है, दोष नहीं है। बाकी ये सब के सब क्या है मित्रों, ये सब के सब निगमन विधि के दोष है। क्योंकि देखिए, अगर हम बच्चों को नियम ही नियम बता रहे हैं, सिद्धांत ही बता रहे हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उन्हें याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, और वो उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे। और इस विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर चलना पड़ता है और यह विधि शिक्षण की अमनोवैज्ञानिक विधि है। ठीक है, इस विधि से बालक अपने निजी प्रयासों का जो ज्ञान होता है वो खोजने का अवसर नहीं होता है, मतलब उसे ऑलरेडी बना बनाया नियम बता देंगे तो उतना ज़्यादा वो दिमाग नहीं लगाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मित्रों हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। ये हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12वां। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की निगमन विधि का गुण है? देखिए, अगर आप ये प्रश्नों को ही लगा लेते तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो निगमन विधि अभी हमने कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आगमन और निगमन पर सॉल्व किए, तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा कि निगमन विधि क्या होती है और आगमन विधि क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की निगमन विधि का गुण है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, इस विधि के प्रयोग से समय तथा शक्ति दोनों की बचत होती है। गुण है बोला गया है, गुण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, निगमन हुआ ज्ञान बालकों के मस्तिष्क में अस्थायी अंग नहीं बनता है। ऑप्शन नंबर सी, इससे बालकों की रचनात्मक शक्ति अविकसित रह जाती है, ये तो है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, बालकों में रचनात्मक प्रवृत्ति होती है अतः वे वस्तुओं को बनाने, बिगाड़ने तथा तोड़ने फोड़ने में रुचि लेते, पर निगमन विधि केवल अमूर्त चिंतन पर ही बल देती है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुण है, निगमन विधि के द्वारा रखा हुआ ज्ञान बालकों के मस्तिष्क में अस्थायी अंग नहीं बनता है। ठीक है, यानी कि अस्थायी रूप से होता है। ठीक है, तो ये इसका गुण है। ओके, बात करेंगे अगले प्रश्न की। ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु इकाई विधि के प्रयोग का लाभ है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु इकाई विधि के प्रयोग का लाभ है। ऑप्शन नंबर ए, समय सीमा का मिश्रण नहीं। ऑप्शन नंबर बी, बालकों में विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर सी, इस विधि के प्रयोग में पर्याप्त समय लगता है। ऑप्शन नंबर डी, इस प्रकार के ज्ञानोपार्जन के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु इकाई विधि के प्रयोग का क्या लाभ है? ठीक है, समय सीमा का कोई मिश्रण नहीं होता है। ओके, और ऑप्शन नंबर बी, बालकों के विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करती है। ठीक है, मतलब इकाई में, जैसे इकाई मेथड जो होती है उसमें यूनिट डिवाइड करके पढ़ाया जाता है, छोटे छोटे भागों में उसे ब्रेक करके पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु इकाई विधि के प्रयोग का लाभ है। ठीक है, तो यही वाला इसका क्या है मित्रों, लाभ है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा दत्त कार्य का विशिष्ट उद्देश्य नहीं है? कौन सा दत्त कार्य का विशिष्ट उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, अध्ययन तथा दूसरी सीखने की क्रियाओं के लिए निर्देश देना। ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों को उलझाए रखना ताकि वे शिक्षक को परेशान ना करें। ऑप्शन नंबर सी, निश्चित सीखने के अभ्यास सत्र की क्रियाओं को देना, विद्यार्थियों को अभिप्रेरणा देना तथा उन्हें सीखने की क्रियाओं की ओर उन्मुख करना। तो कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो यहाँ पर स्वाभाविक सी बात है, ये वाला जो है ऑप्शन नंबर बी, ये उद्देश्य नहीं होगा, क्योंकि दत्त कार्य यानी कि होमवर्क का कभी भी ऐसा उद्देश्य नहीं होता है कि विद्यार्थियों को हम उलझा के रखें, वो हमें परेशान नहीं करे। ठीक है, तो ये होगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये मित्रों हमारा प्रश्न नंबर 15वां। ठीक है, समस्या विधि औपचारिक शिक्षण विधि से भिन्न है क्योंकि इसमें, अब समस्या विधि औपचारिक शिक्षण विधियों से भिन्न है क्योंकि इसमें ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थी का सक्रिय सहयोग तथा संलग्नता बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों को समस्या में उलझा कर रखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों का सक्रिय सहयोग तथा संलग्नता नहीं रहती। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा मित्रों, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, विद्यार्थी का सक्रिय सहयोग तथा संलग्नता रहती है।
समस्या विधि औपचारिक शिक्षण विधियों से भिन्न है, क्योंकि इसमें जो होता है विद्यार्थी का सक्रिय सहयोग रहता है। कोई भी समस्या जो होती है वो बच्चों के सामने हम प्रस्तुत कर देंगे और बच्चे उस समस्या का समाधान करेंगे, तो सभी के सभी विद्यार्थी सक्रिय सहयोग रूप से संलग्न रहेंगे मित्रों। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। ओके, तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के पद के लिए 4 प्रत्याशियों को वन काटने के परिणाम पर एक एक पाठ्य योजना बनाने के लिए कहा गया। देखिए, पाठ्य योजना से रिलेटेड आया यहाँ पर भी प्रश्न। निम्न में से कौन सी पाठ्य योजना वैज्ञानिक उपागम को प्रदर्शित करती है? देख, आप जब तक के पाठ्य योजना नहीं पढ़ेंगे, 1 से 2 पाठ्य योजना, तब तक आपको उसके चरण समझ में नहीं आएंगे, उसके बिंदु समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के पद के लिए 4 प्रत्याशियों को वन काटने के परिणाम पर एक एक पाठ्य योजना बनाने के लिए कहा गया। निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य योजना वैज्ञानिक उपागम प्रदर्शित करती है? ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा मित्रों, ऑप्शन नंबर ए, संप्रत्यय विद्यार्थियों को समझने के लिए ICT के प्रयोग की बात करती है। ऑप्शन नंबर सी, ऐसे क्रियाकलाप सम्मिलित करती है जिन्हें बच्चे समूह में कर सके और पावर पॉइंट प्रस्तुति करके निष्कर्ष निकाले। ऑप्शन नंबर सी, इस संप्रत्यय को समझने हेतु अनेक प्रकार के उदाहरण वन काटने के परिणाम को विस्तार से समझाती है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर जो होगा हमारा आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ऐसे क्रियाकलाप सम्मिलित करते जिन्हें बच्चे समूह में कर सके और पावर पॉइंट प्रस्तुति का निष्कर्ष निकाल सके। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर बी। यानी कि जैसे कौन सा पूछा गया है इन्होंने? तो ये है मित्रों हमारा प्रश्न नंबर 16। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के पद के लिए 4 प्रत्याशियों को वन काटने के परिणाम पर एक पाठ्य योजना बनाने के लिए कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य योजना वैज्ञानिक उपागम प्रदर्शित करती है? ऑप्शन नंबर ए, संप्रत्यय विद्यार्थियों को समझने के लिए ICT के प्रयोग की बात करती है। ऑप्शन नंबर बी, ऐसे क्रियाकलाप सम्मिलित करती है जिन्हें बच्चे समूह में कर सके और पावर पॉइंट प्रस्तुति करके निष्कर्ष निकाले। ऑप्शन नंबर सी, इस प्रत्यय को समझने हेतु अनेक प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करती है। ऑप्शन नंबर डी, वन काटने के परिणामों को विस्तार से समझाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा मित्रों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा आंसर। ऐसे क्रियाकलाप सम्मिलित करती है जिन्हें बच्चे समूह में कर सके और ऐसे क्रियाकलाप सम्मिलित करते हैं जिन्हें बच्चे समूह में कर सके और पावर पॉइंट प्रस्तुति करके निष्कर्ष निकाल सके। मतलब हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ओके, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। थोड़े बड़े प्रश्न आते हैं, ऐसे ही प्रश्न आते हैं एग्जाम में भी, हमें उन्हें समझना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ पर दिया हुआ हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में कथन विधि का दोष है। ऑप्शन नंबर ए, छात्र निष्क्रिय हो जाते हैं, छात्र निष्क्रिय हो जाते हैं। कथन विधि का क्या दोष है? ऑप्शन नंबर बी, अतिरिक्त ज्ञान मिल जाता है। ऑप्शन नंबर सी, विषय वस्तु पर्याप्त नहीं है, अध्यापक आलसी हो जाता है। कौन सा ऐसा दोष है जो कथन विधि का दोष है? ठीक है, तो कथन विधि का दोष नहीं है पूछा गया है। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में कथन विधि का दोष है। ठीक है, तो ये कथन विधि का दोष जो है वो है अतिरिक्त ज्ञान मिल जाता है। ठीक है, तो ये है मित्रों हमारा प्रश्न नंबर 17। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में कथन विधि का दोष है। ठीक है, तो यहाँ पर दोष है की जगह दोष नहीं है, थोड़ा सा आप याद रखिएगा, दोष नहीं है वो पूछा गया है हमें। ठीक है, दोष नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, छात्र निष्क्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, अतिरिक्त ज्ञान मिल जाता है। ऑप्शन नंबर सी, विषय वस्तु पर्याप्त नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी, अध्यापक आलसी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा मित्रों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर ये सारे के सारे क्या है, कथन विधि के दोष
है, ठीक है। ये भी कथन विधि का दोष है, विषय वस्तु पर्याप्त नहीं होती और अध्यापक आलसी हो जाता है। मतलब ये कथन विधि का दोष है, इसे पर्सनली ना ले थोड़ा सा, मतलब छात्र निष्क्रिय हो जाते हैं। अगर हम कथन विधि यानी कि व्याख्यान विधि बोलते ही रहेंगे तो छात्र बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएगा, विषय वस्तु भी उन्हें पर्याप्त नहीं मिल पाएंगी और जो अध्यापक है वो भी बिल्कुल एक्टिव नहीं रह पाएंगे, यानी कि अतिरिक्त ज्ञान मिल जाता है, ये हमारा क्या है, दोष नहीं है, ठीक है। यहाँ पर दोष नहीं है, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। और अतिरिक्त ज्ञान मिल जाता है, ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो ये हमारा अगला प्रश्न नंबर 18वां, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, प्रकरणों के अंतर्निर्मित पुस्तकों में अलग अलग स्थानों पर। ऑप्शन नंबर सी, पाठ के अंत में। ऑप्शन नंबर डी, इकाई के अंत में, ठीक है। तो पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास और गतिविधियों को कब उपलब्ध कराना चाहिए वो हमें बताना है मित्रों। यहाँ पर कब उपलब्ध कराना चाहिए, क्या पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर करना चाहिए, पाठ के अंत में करवाना चाहिए, इकाई के अंत में कराना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो प्रकरणों में अंतःनिर्मित, यानी प्रकरणों के बीच बीच में हमें गतिविधियों को भी करवाना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़े से शब्द इसमें अलग है लेकिन ये बहुत ही मतलब कहना चाहिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यपुस्तक में अभ्यास एवं गतिविधियों को कब करवाना चाहिए, कब उपलब्ध करवाना चाहिए, तो प्रकरणों के अंतःनिर्मित यानी बीच बीच में, अंतःनिर्मित बोला है यानी कि बीच बीच में हमें क्या करवाना चाहिए, पाठ में क्रियाकलापों को करवाना चाहिए। जैसे आप लोगों ने अगर NCERT पढ़ी होगी तो उसमें बीच बीच में क्रियाकलाप भी दिए रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो ये हमारा अगला प्रश्न नंबर 19, ओके। प्रश्न नंबर 19, रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, ठीक है। रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए, इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार में कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? ठीक है, रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था और विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य हमें बताना। ऑप्शन नंबर ए, अभिभावकों को संतुष्ट करना। ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना। ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। और ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, ठीक है। तो यहाँ पर मित्रों जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कि शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मकता का माध्यम विकसित करना, बच्चों को सृजनात्मक कार्य करने का अवसर उपलब्ध कराना, यही विज्ञान प्रदर्शनी के आयोजन का मुख्य उद्देश्य रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। और ये हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, पाठ्य सहगामी कार्यकलापों का उद्देश्य है, ठीक है। पाठ्य सहगामी कार्यकलापों का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए, बालकों में नागरिकता की भावना विकसित करना। ऑप्शन नंबर बी, अवकाश के समय का सदुपयोग करना। ऑप्शन नंबर डी, सी, बालकों में राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बोले हम पाठ्य सहगामी कार्यकलापों का क्या उद्देश्य होगा, तो बालकों में नागरिकता की भावना विकसित करना भी होगा, है ना, और अवकाश के समय का सही सदुपयोग भी होगा और बालक में राष्ट्रीय एकता की भावना का भी विकास करना होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये था मित्रों आज का हमारा सेशन, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को प्रश्न पसंद भी आ रहे होंगे और प्रश्न इसी तरीके से आते हैं और इसी तरीके से हमें सॉल्व करना होता है मित्रों, ठीक है। तो अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच। सारे के सारे वीडियो देखिए, आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कीजिए, ठीक है। और जैसा कि अभी सर ने प्रैक्टिस सेट के लिए सजेशन दिया था, तो आप मतलब सारी की सारी बुक्स जो है वो एक बार रिवाइज कर लीजिए जितना आपने पढ़ा है, और सारा जो है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है मित्रों। तो मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।